नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे मुंबई की बड़ी खबर के साथ। मुंबई में कल शाम करीब 4 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही एक बोट हादसे का शिकार हो गई और इस हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें नेवी की बोट पर सवार एक नौसैनिक और 2 OEM की भी जान चली गई, जबकि घायलों को मुंबई के सेंट जॉर्ज अस्पताल भर्ती किया गया है। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त बोट में 110 से ज्यादा लोग सवार थे। नेवी के मुताबिक जब नीलकमल फेरी पैसेंजर्स को लेकर एलिफेंटा की ओर जा रही थी, उसी वक्त समंदर में नेवी के एक स्पीड बोट के इंजन का ट्रायल चल रहा था और इसी ट्रायल के दौरान नौसेना की स्पीड बोट ने कंट्रोल खो दिया और वो थोड़ी ही दूर पर मौजूद पैसेंजर फेरी नीलकमल से जा टकराई और इस टक्कर से पैसेंजर फेरी में छेद हो गया और उसमें पानी भरने लगा। नेवी ने कोस्ट गार्ड्स और मरीन पुलिस की मदद से तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में नौसेना के 4 हेलीकॉप्टर्स, 11 नेवल क्राफ्ट और 1 कोस्ट गार्ड की बोट और 3 मरीन पुलिस की बोट्स शामिल रहीं। तो वहीं नेवी के जवानों ने 101 लोगों को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया और सभी की जान सुरक्षित बच गई, लेकिन नेवी के 3 कर्मियों की जान चली गई। दुखद यह है कि समंदर में बोट डूबने से 13 लोगों की मौत हुई है। नेवी के 3 लोग शामिल हैं और बाकी 101 लोगों की जान बचाई गई है। ये तस्वीरें उस वक्त की जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, उस वक्त की तस्वीरें हैं जहां मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास ये हादसा हुआ और यहां से जो फेरीज चलती हैं एक जगह से दूसरी जगह लोगों को लेकर जाती हैं, ऐसी फेरीज लगातार मूवमेंट यहां पर करती रहती हैं और ऐसे में ये दुर्घटना बीते रोज घटित हुई है और इस दुर्घटना के दौरान 13 लोगों की जान हलाक हो गई और पैसेंजर फेरी से नेवी के स्पीड बोट के टक्कर होने की वजह से ये हादसा हुआ, जो कि पूरी तरह से नियंत्रण खो चुकी थी और बेतहाशा दौड़ती हुई आकर वो एक पैसेंजर फेरी से टकरा गई और इस पैसेंजर फेरी में टक्कर लगने की वजह से छेद हो गया था और पानी भरने लगा और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान इतना ही समय मिल पाया कि जो लोग मौजूद हैं बोट पर उन्हें किसी तरह से निकाला जा सके। हालांकि इस दुर्घटना में 13 लोगों की जान चली गई। और इंदौर से खबर, जहां पर MPPSC के बाहर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 5 सूत्री मांगों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। कड़ाके की ठंड में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल छात्रों की मांग न पूरी होने पर आंदोलन की भी चेतावनी उनके द्वारा दी गई है। MPPSC के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। इंदौर से प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और कड़ाके की ठंड में छात्रों का ये प्रदर्शन आखिर कब तक चलेगा और कब तक ये इसी तरह से खुले आसमान के नीचे कड़ाके की ठंड में बैठे रहेंगे, ये देखना होगा, क्योंकि MPPSC के बाहर पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया और इंतजाम यहां इस प्रदर्शन को देखते हुए किए जा रहे हैं, जो कि किसी भी तरह से व्यवस्थाओं को बिगड़ने से रोक सके। इसके लिए पूरा जो प्रशासन है, पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। ये MPPSC पर तो फिर भैया और बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश और अभी तुषार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात भी करेंगे। फिलहाल इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही है उस पर अगर गौर करें रीनू, तो इस वक्त काफी संख्या में छात्र यहां पर मौजूद है प्रदर्शन के लिए और कड़ाके की ठंड के बीच में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। सीधे रुख करेंगे, संवाददाता तुषार जुड़ गया। तुषार, अभी क्या स्थिति है? कड़ाके की ठंड है, छात्रों का 5 सूत्री मांगों को लेकर जो प्रदर्शन है, क्या क्या मांगे शामिल हैं इसमें? जी, मैं बता दूं कि लगातार छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन जारी है। इसमें मुख्य तौर पर मांग है कि 87-13 के फार्मूले पर जो आयोग द्वारा रिजल्ट जारी किया गया था, उसमें जो शेष परिणाम है उसे तत्काल जारी किया जाए। साथ ही जो पूर्व में जारी किए गए परीक्षा परिणाम है उनकी उत्तर पुस्तिकाएं सार्वजनिक किया जाए। साथ ही साथ अन्य जो परीक्षाएं आयोजित करने वाला है आयोग, उनकी वैकेंसी के जो पद हैं उनमें भी वृद्धि की जाए। ऐसी कुल 5 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और इस बार छात्र आर पार की लड़ाई में नजर आ रहे हैं।
अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक आयोग उनकी मांगे नहीं मान लेता है तब तक ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। तुषार, इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड में इतनी संख्या में छात्र पहुंचे हैं, व्यवस्थाओं के बारे में क्या जानकारी? जी, आयोग की तरफ से तो इन्हें स्पष्ट कहा गया है कि जो मामले हैं वो कोर्ट में लंबित हैं। छात्र अपनी व्यवस्था से यहाँ जुटे हुए हैं। रात को छात्रों द्वारा स्वयं ही अलाव जलाकर यहाँ पर ठंड से बचने की कोशिश की गई थी। वहीं अगर आयोग की तरफ से बात की जाए तो आयोग की तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से एहतियातन तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया है, जो रात तक लगातार तैनात रहा था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बात करेंगे बैतूल से बड़ी खबर की। बैतूल में भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े ट्रक से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। आपको बता दें कि बाइक पर 3 लोग सवार थे और 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। विवाह समारोह में शामिल होने के लिए युवक बैतूल से शाहपुर जा रहे थे। बैतूल भोपाल मार्ग पर डंडीबाड़ा गांव के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बैतूल से, जहां पर भीषण सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़े ट्रक से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई और 3 युवक इसमें सवार थे। 2 युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। एक की हालत नाजुक है। विवाह समारोह में शामिल होने के लिए युवक बैतूल से शाहपुर के लिए जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। और इंदौर में एक शख्स ने बेजुबान पक्षियों पर फायरिंग कर दी और पक्षियों पर गोली चलाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। वीडियो में एयरगन से हमला करता हुआ युवक दिखाई दिया। इंदौर के न्यायनगर का वीडियो बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां पर एक युवक ने बेजुबान पक्षियों पर फायरिंग कर दी और पक्षियों पर गोली चलाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। वीडियो सामने आया है। वीडियो में एयरगन से हमला करता हुआ युवक नजर आया। इंदौर के न्यायनगर का वीडियो बताया जा रहा है। और आरोपी ने फायर करके कुछ पक्षियों की जान भी ली है और बेजुबानों पर गोलियां चलाता। ये निशानची आप देखिए, इंदौर से तस्वीरें सामने आई हैं ये, और किस तरह से इस पूरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक पक्षी को वो फायर से मारकर गिरा देता है। और ये जो तस्वीर है इंदौर की बताई जा रही है, जहां पर चलते सड़क पर आते जाते लोगों के बीच ये निशानची पक्षियों पर निशाना लगा रहा है। बेजुबानों को एयरगन से हमला कर उसने मारा। हालांकि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है या की जाएगी, ये देखने का विषय होगा। और अब खबर भोपाल से, जहां पर कुछ दिन पहले एक किडनैपर्स को फिरौती देकर छूटे रियल एस्टेट कारोबारी नितेश ठाकुर को अभी भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। दरअसल डर के चलते कारोबारी घर से बाहर निकलने के पहले 2 निजी सुरक्षा गार्ड्स लेकर चल रहे हैं। परिवार भी हर वक्त यहां खतरे के साए में है। और तो देखिए, जो कारोबारी है वो छूट तो गया फिरौती देकर, लेकिन उसने जो डर उसके अंदर भरा हुआ है वो अभी भी उसकी जान को खतरा बना हुआ है। बदमाशों ने फिर से फिरौती की रकम मांगी है और बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं ये देखने वाली बात है। एक बार फिरौती देकर व्यापारी छूट चुका है और दोबारा फिर से उसको धमकी मिल रही है। और इस बीच लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठते हैं कि एक बार एक शख्स का अपहरण हुआ और फिर दोबारा उसे धमकियां मिल रही हैं। स्वाभाविक है कि जो अपहरण करता है या जो दबंग है इसके पीछे, उन्हें कोई भय, कोई खौफ नहीं है, कोई संकोच उनके मन में नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। और वो अगर कानून के शिकंजे में आए तो कहाँ तक उनका हश्र होगा और क्या उनका हश्र होगा, ये शायद इस बात का बिल्कुल भी कोई भय, कोई खौफ उन अपराधियों के मन में नहीं। इसलिए एक बार फिर से रियल एस्टेट कारोबारी को डराया जा रहा है, एक बार फिर से उसे धमकाया जा रहा है। दरअसल 2 निजी सुरक्षा गार्ड्स के साथ अभी वो आता जाता है और परिवार को भी हर वक्त भय यहां व्याप्त रहता है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्यवाही इस पर करता है। वो एक तरीके से पहले से ही निगरानी बदमाश हैं ग्वालियर के, जो मुझे अब मालूम चला था। तो
तो वहां से शायद फरारी काट के भोपाल में लोग यहाँ पे एक अपना जाल इन्होंने बुना और सारे बिल्डरों को लोग टारगेट कर रहे थे। एक पहले भी किसी को टारगेट किया था, लेकिन हमने उस चीज को नॉलेज में नहीं लिया, फिर उन्होंने मुझे टारगेट किया। 3 दिन इन लोगों ने मेरे को अपने साथ रखा, मारपीट करी, जो कुछ कर सकते थे सभी चीज करी, और डिमांड काफी बड़ी थी। 10 करोड़ रुपए की डिमांड इन्होंने शुरू करी, क्योंकि कुछ एक मेरा जमीन का कुछ सौदा हुआ था जिनकी इनको मेरे पे नजर थी कि रजिस्ट्रार ऑफिस में भी इन्होंने कुछ लड़के लगा के रखे थे। जो अब मालूम चला कि इनके कुछ लड़के हैं इस गैंग में जो रजिस्ट्रार ऑफिस में रेकी करते हैं ऐसे बिल्डरों की, कितनी बड़ी बड़ी रजिस्ट्रियां हो रही है। वहां कुछ बाबू लोग कुछ पैसे देके पता करते हैं कि आज रजिस्ट्री किसके नाम पे कहाँ पे हुई है। वहां से उन्होंने मुझे मेरा पता किया कि मेरी कोई जमीन की रजिस्ट्री हुई है और इसके पास कुछ पैसे आज आए होंगे। उनमें से कोई एक आदमी मेरा जो परिचित था, मेरे अंडर पे काम करता था यहाँ पे भोपाल में, तो वो उसने मुझे अपने फेवर में लेके और मुझे फिर ग्वालियर का एक मुझे न्योता दिया लाने के लिए, मतलब किसी की सगाई का मुझे एक वो भेजा। तो भाई साहब करके मेरे पीछे पड़ा रहा कि भाई साहब आपको आना पड़ेगा, हमारी सगाई है मेरे बच्चे की, आप नहीं आओगे जब तक मैं सगाई नहीं करूंगा। और कुछ दिन पहले आरोपी पक्ष और पीड़ित के अलग अलग समय पर वीडियोस भी सामने आ चुके हैं। न्यूज 18 ने भोपाल पुलिस कमिश्नर ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पूरे मामले पर डीएसपी बस्तर के अधिकारी जांच कर रहे हैं, जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और इस पूरी घटनाक्रम को लेकर पुलिस महकमे का ये कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और आरोपियों की गिरफ्तारी पर कमिश्नर का ये बयान कुछ ढांढस बंधाता है पीड़ितों को। आई हैं उन शिकायतों की वरिष्ठ स्तर के अधिकारी, डीसीपी स्तर के अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। उसमें परस्पर शिकायतें आई हैं उन शिकायतों की वरिष्ठ स्तर के अधिकारी, डीसीपी स्तर के अधिकारी पूरे। बिलासपुर से खबर है, जहां बिलासपुर में पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला, तलवार लहराने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि तारबहार में विवाद के बाद मारपीट हुई थी और पीड़ितों की शिकायत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और इस पूरी घटना को लेकर लगातार जो शिकायत है वो मिल रही थी। हालांकि बाद में पुलिस प्रशासन के द्वारा आरोपियों का जुलूस निकाला गया है और ये जो कार्रवाई की गई है ये बदमाशों की न सिर्फ पूरे क्षेत्र में पहचान हो जाए, जिससे आइंदा वो इस तरह की हरकत करने से बाज आ जाए, और तलवार लहराने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने सरे राह घुमाया। तो देखिए 3 बदमाश हैं जो कि खौफ फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए तलवार लहराते हैं और खुद ही इसका वीडियो बनाकर अपलोड भी कई बार कर देते हैं। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, इलाके से इनका जुलूस निकाला गया और ये 3 बदमाशों को देखकर हालांकि लग नहीं रहा है कि इनके अंदर जरा सा भी खौफ है, लेकिन बिलासपुर पुलिस इस वक्त बहुत ज़्यादा अलर्ट है और बदमाशों को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जा रहा है। और इंदौर से खबर, जहां डिजिटल अरेस्ट मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच ने 2 और आरोपी पकड़े हैं। दोनों आरोपियों को यूपी से गिरफ्तार किया गया है। बीकॉम का स्टूडेंट टेलीग्राम पर अकाउंट चलाता था, अकाउंट देने के बदले में कमीशन भी लेता था और अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इंदौर की महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी का ये मामला सामने आया है। खबर इंदौर से है, जहां डिजिटल अरेस्ट मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्राइम ब्रांच ने 2 और आरोपी पकड़े हैं। दोनों आरोपियों को यूपी से गिरफ्तार किया गया है। बीकॉम का स्टूडेंट टेलीग्राम का पर अकाउंट चलाता था और अकाउंट देने के बदले में कमीशन भी लेता था। वहीं भोपाल में विधायक कमलेश्वर डोडियार ने धरना खत्म कर दिया है। दरअसल देर रात विधायक ने यह धरना खत्म किया। विधानसभा अध्यक्ष से विधायक की मुलाकात हुई। कमलेश्वर डोडियार ने कहा कि स्पीकर ने मुझे विश्वास दिलाया है, सदन में बोलने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं हुई तो धरना फिर देंगे और ऐसे में जब सदन में बोलने का मौका देने की बात, उनको आश्वासन दिया गया कि आपको मौका दिया जाएगा, तो सदन में बोलने का मौका मिलने की बात के आश्वासन पर यहां कमलेश्वर डोडियार ने धरना खत्म किया। दरअसल विधानसभा की तरफ से उनके पास सदस्यों ने जाकर पहले मुलाकात की और फिर विधानसभा स्पीकर ने उन्हें आश्वासन दिया। और रायपुर में निगम वार्ड्स के लिए आरक्षण तय हो गया है। नए परिसीमन के हिसाब से
सीटों को आरक्षित किया जाएगा। 58 वार्डों में ओबीसी और महिला आरक्षण, ओबीसी और साथ ही महिला आरक्षण की निकलेगी लॉटरी। 70 वार्डों में से 9 में एससी, 3 में एसटी आरक्षण तय किया गया है और आज इसके लिए लॉटरी निकाली जाएगी। बड़ी जानकारी है रायपुर से, जहां पर निगम वार्डों के लिए आरक्षण तय हो चुका है। नए परिसीमन के हिसाब से सीट आरक्षित की गई है। 58 वार्डों में ओबीसी और महिला आरक्षण, ओबीसी और महिला आरक्षण की निकलेगी लॉटरी। और 70 वार्ड में से 9 में एससी और 3 में एसटी के लिए आरक्षण तय हुआ है और बाकायदा लॉटरी के माध्यम से इसे निकाला जाएगा और आज इसकी लॉटरी निकाली जानी है। निगम वार्डों के लिए आरक्षण तय हो चुका है। अब नए परिसीमन के हिसाब से सीटों को आरक्षित किया गया और ये नया परिसीमन किस तरह से क्रियान्वित किया जाएगा, किस तरह से धरातल पर उतारा जाएगा, ये भी देखने का विषय होगा और इसके बारे में और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। जिसमें अब तक जो जानकारी मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि 58 वार्ड में ओबीसी और महिला आरक्षण होगा। ओबीसी और महिला आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। 70 वार्ड में से 9 में एससी और 3 में एसटी आरक्षण तय किया गया है और आज इसके लिए लॉटरी सिस्टम से लॉटरी निकालकर इसे तय किया जाएगा। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उस पर आपको बता दें कि निगम वार्डों के लिए आरक्षण तय किया गया है। तनु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। तनु, नए परिसीमन के हिसाब से अब सीटों पर लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किस तरह से इसे धरातल पर उतारे जाने की तैयारी है, क्या है डिटेल्स अपने पास? राजधानी रायपुर के 70 वार्डों सहित जो नगर पालिका है और नगर पंचायत है उनके आरक्षण की तस्वीर आज साफ हो जाएगी और इसके लिए राजधानी रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने 11 बजे का समय जो है वो तय किया है और राजधानी के शहीद स्मारक में 11 बजे से सबसे पहले जो है लॉटरी निकालने का काम 70 वार्डों को यहाँ पर जो है किया जाएगा, जो 12 बजे तक चलेगा और इस दौरान राजधानी रायपुर के 70 वार्डों में आरक्षण की तस्वीर जो है पूरी तरह से साफ होगी। इस दौरान कहा जा सकता है कि आम पब्लिक भी जो है वो वहाँ पर मौजूद रहे और इसके बाद करीब 12:45 से नगर पालिकाओं के आरक्षण की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी और इसके बाद 3 बजे से नगर पंचायत के आरक्षण की प्रक्रिया जो है वो होगी और इसके बाद ही आरक्षण की प्रक्रिया, जब आरक्षण की तस्वीर साफ हो जाएगी और उसके बाद ही जो पार्टी है वो सभी अपने अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारेंगे और इसके लिए 11:12 बजे का समय तय किया गया है और इसके बाद ये प्रक्रिया जो है पूरी तरह से शुरू हो जाएगी और उसके बाद सभी पार्टी अपने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे और इसके बाद ये भी पता चल पाएगा कि कितने वार्ड ओबीसी के हैं, कितने वार्ड महिला आरक्षण में जा रहे हैं, तो कितने वार्ड एसटी एससी में जा रहे हैं, जनरल में जा रहे हैं। तो ये सभी प्रक्रिया 11 बजे के बाद जो है वो क्लियर हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तनु, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुछ और अहम खबरों की। राजगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती 12 नवजातों की जान उस वक्त खतरे में पड़ गई जब चोर वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई की पाइपलाइन काट गई। और आपको बता दें कि घटना के वक्त यहां एनआईसीयू में 20 बच्चे भर्ती थे और इनमें से 12 ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे और जैसे ही इसकी जानकारी मेडिकल स्टाफ को मिली उन्होंने सीनियर डॉक्टर को इसकी सूचना दी और जानकारी मिलने पर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरएस माथुर हॉस्पिटल पहुंचे और अस्पताल में ही रखे जंबो सिलेंडर्स से बच्चों को ऑक्सीजन की सप्लाई को सुचारू किया और पोस्टमार्टम रूम के पास ऑक्सीजन सिलेंडर की कॉपर की जो पाइपलाइन थी वो करीब 10 से 15 फीट तक कटी हुई पाई गई। वह अलार्म बेसिकली जो है हमारे ऑक्सीजन की जो है निरंतर सप्लाई को इंडिकेट करता है, तो एकदम अलर्ट बजा तो उसमें हमारे हॉस्पिटल के जो कर्मचारी जो ड्यूटी पे थे उन्होंने देखा कि जो बच्चों में ऑक्सीजन लगी हुई है वह ऑक्सीजन चेक की गई तो उसमें भी ऑक्सीजन नहीं आ रही थी। तो एकदम सब लोग सतर्क होके फटाफट से हमारे पास जो जंबो सिलेंडर रहते हैं, आपने देखा होगा एसएनसीयू के बगल में जो हमारा सिलेंडर का वो है रूम, वहाँ से फिर जो स्टैंड बाई रहते हैं उनको हमने वहाँ से चालू कर दिया। इसके कारण से जो है ना हमारे बच्चों को तो कोई परेशानी नहीं आई। और इंदौर के मेडिकल कॉलेज रैगिंग केस की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, जिसके बाद बॉयज हॉस्टल पर अब फ्लाइंग स्क्वाड की नजर होगी। फ्लाइंग स्क्वाड में डीन भी शामिल होंगे और इस बीच रैगिंग को लेकर छात्रों से प्रशासनिक टीम ने पूछताछ भी की है। दरअसल जूनियर छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयान किया था और उसके बाद ये पूरी जो घटना है ये चर्चाओं में आई है। दरअसल छात्रों ने मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल को रावण की लंका बताया था और छात्रों ने सीनियर
छात्रों पर मारपीट करने का भी आरोप लगा और वहीं रैगिंग के चलते 30 छात्रों के हॉस्टल छोड़ने की खबर भी सोशल मीडिया पर चल रही है। ऐसे में 2024 के बैच के छात्रों के जूनियर छात्रों की रैगिंग को लेकर शिकायत पर अब कार्यवाही क्या कुछ की जाती है और क्या एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर है। और इसी के साथ